गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स के विषय में पढ़ेंगे। जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने याद करिए डोवेरेट के विषय में पढ़ा था कि जो डोवेरेट थे उन्होंने ये बताया था कि हर जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है उनका जो एवरेज निकालते हैं तो लगभग सेकंड के बराबर निकल करके आता है। ऐसा हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ था। कोई भी अगर फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का अगर एवरेज निकालते हैं तो लगभग सेकंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास नियर अबाउट में निकल करके आ जाता है। ऐसा हम लोग पढ़ा था, ठीक है। अब उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। आखिर न्यूलैंड कौन थे, ठीक है, सबसे पहली बात। और ये ऑक्टेट्स का मतलब क्या है, तो सबसे पहले इन दो टर्म्स को डिफाइन कर दे। जो न्यूलैंड्स थे उनका पूरा नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। क्या नाम था? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, ये इनका पूरा नाम था। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इंग्लिश साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो है इंग्लिश बोलने वाले साइंटिस्ट थे। इंग्लिश साइंटिस्ट का मतलब है कि इंग्लिश यानी जहाँ पर इंग्लिश चलती वहाँ के। जैसे जो डोवाइबर थे वो कहाँ के थे, हमने आप लोगों को पिछले टर्म में बताया था कि जो डोवाइबर थे वो साइंटिस्ट जो थे दूसरी जगह के थे, लाइक जैसे जर्मन। भाई वो डोवाइबर किसके थे? जर्मन साइंटिस्ट थे, जहाँ पे जर्मनी चलती है। तो इसी तरह जो आपके ये थे न्यूलैंड, ये कहाँ के थे? एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। अब इन्होंने जो है बताया था कि अगर किसी भी एटम्स को उसके अकॉर्डिंग मास, ध्यान समझिएगा, किसी भी एटम को अगर उसके अकॉर्डिंग मास के अकॉर्डिंग सेट किया जाए तो जो हर 7 एलिमेंट के बाद यानी 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8 एलिमेंट होता है वो पहले वाले एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टीज को मैच करता है। ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार कि डोवाइबर ने बताया कि अगर एटम्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, कैसे रखना है? बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8 एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट से क्या करता है? प्रॉपर्टीज को आपस में मैच करता है, जिसको इन्होंने जो 7 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, इसी प्रकार इन्होंने कहा कि जैसे सा रे गा मा पा धा नी, तो उसके बाद फिर से क्या आ जाता है? सा रे गा, ऐसे करके आता है। तो सेम ऐसे उन्होंने बताया, जैसे हम लोग इस चार्ट में लिखेंगे कि देखो जैसे सा रे गा मा पा धा नी 7 है, तो देखो 7 के बाद उन्होंने कहा जो 8वां एलिमेंट होगा, अब जैसे अगर ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद 8वां एलिमेंट क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा। भाई अगर आगे तक बढ़ो देखो फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम ऐसे आएगा। तो देखो इन्होंने कहा कि जो 8वां एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी रखेगा। तो देखो हाइड्रोजन किसके साथ प्रॉपर्टी रखता है? फ्लोरीन के साथ, लिथियम सोडियम के साथ, बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ, एज यूजुअल बोरान एल्यूमिनियम के साथ। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। अब चूंकि इसको ऑक्टेट्स इसीलिए कहा जाता है कि 7वां एलिमेंट 8वें एलिमेंट के साथ आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से इसको ऑक्टेट के नाम से जाना जाता है। This was first of all proposed by the Newland, that's why it is called as Newland's law of octets, ठीक है। अब इसी के साथ इन्होंने बताया कि जितने भी एलिमेंट हैं अगर उनको इस तरीके से अरेंजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से हर 7 के बाद 8वां एलिमेंट उससे प्रॉपर्टीज में आपस में सिमिलरिटी रखेगा। जिस समय डोवाइबर ने ट्रेड्स बताए थे उस समय सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट उसमें प्रेजेंट में दिए हुए थे, यानी कि उसमें हमारे अबाउट में कितने 56 एलिमेंट केवल पता थे, जिनके विषय में डोवाइबर ने क्या किया था? बताया था। अब जैसे एग्जाम्पल फॉर अगर बात करो, इफ वी टेक द लिथियम, अगर यहाँ पर लिथियम की बात करें तो लिथियम देखो यहाँ पर कैसा है? द फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर रे में, रे अगर मैं देखो तो फर्स्ट एलिमेंट है एंड द 8 एलिमेंट फ्रॉम इट विल बी द सोडियम। तो अगर इससे काउंट लिख रहा हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आया
लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट है क्या है, सोडियम आ रहा है। तो इस तरीके से जो एवन ने क्या किया था, पूरे इसके न्यूलैंड ने इसके विषय में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ था। अब इतना अच्छा बताने के बाद भी कहते हैं ना कि हर एक कुछ ना कुछ कमी होती है, तो इसी तरीके से न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑपरेट्स में भी कुछ कमियां थी। अब उनकी कमियां क्या थी, उनकी कमी ये थी कि इनका जो मतलब जो इन्होंने पैटर्न बताया हुआ था कि ये जो पैटर्न इन्होंने टोटल रखा हुआ था, ये पैटर्न, ये जितने भी लाइट एलिमेंट है यानी जो कैल्शियम, जैसे यहाँ, ठीक है ना, अब जितने भी लाइट एलिमेंट हैं जो 40 तक के होते हैं, यानी कि जितना एटॉमिक मास 40, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है 40 है, वहां तक के लिए ये एप्लीकेबल थे। समझिएगा कि जो कैल्शियम तक के हैं जहां तक ये एप्लीकेबल है, लेकिन कैल्शियम के नीचे की जितनी भी एलिमेंट है एट द बिलो ऑफ दैट दे ऑल बी द लाइट एलिमेंट्स। ये सब एलिमेंट्स कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, यानी हल्के होते हैं वेट में, तो उन पर तो एप्लीकेबल था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि जैसे कैल्शियम के आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हैवी होते हैं, तो उन पे ये रूल लागू नहीं हो रहा था। सबसे पहले की कमी ये थी, ये लाइट एलिमेंट में तो मतलब वैल्यूएबल थे यानी एप्लीकेबल थे, लेकिन जो हाईवेयर एलिमेंट्स है यानी कैल्शियम के आगे की जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पर लागू नियम नहीं होता था। सेकंड, उसके बाद इन्होंने अपने टेबल में देखो कहीं भी कोई स्पेस नहीं छोड़ा। इन्होंने क्या किया कि 56 एलिमेंट्स जितने कि हमारे, हाँ, तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि उस समय जो प्रेजेंट में है उसमें 56 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इन्होंने क्या किया कि केवल उस 56 एलिमेंट का एक चार्ट बना दिया और उसके बाद कोई भी स्पेस आगे नहीं छोड़ा। उनको लगा कि भविष्य में यानी फ्यूचर में कोई भी नए एलिमेंट्स मिलेंगे ही नहीं, तो इसलिए उनकी सबसे बड़ी कमी थी कि उन्होंने 56 एलिमेंट का एक चार्ट तो बनाया, लेकिन उसके बाद नए एलिमेंट्स के लिए किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं छोड़ा। जैसे हम लोग मान लीजिए किसी घर में रहते हैं, तो डेफिनेटली अगर वो घर 2 कमरे का है तो हम लोग उसको बढ़ाने के लिए सोचेंगे ना कि कल को कोई गेस्ट आएगा, कोई भविष्य में मान लीजिए लोग आ जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, तो उसको जगह बनानी पड़ेगी ना हमको। तो उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं सोचा, इन्होंने केवल 56 एलिमेंट जो उनको पता थे उन्होंने उसके विषय बना दिया, और उसके बाद आगे एक भी उन्होंने स्पेस नहीं रखा कि जो नए एलिमेंट्स कभी भविष्य में मिलेंगे तो वो कहाँ रखे जाएंगे, क्योंकि उनको लगता था कि जो उन्होंने डिस्कवर कर लिए हैं दैट इज इनफ, इट इज सफिशिएंट है, उसके बाद भविष्य में कोई भी नए एलिमेंट्स मिलेंगे ही नहीं। ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी कमी थी। अब उसके बाद जो तीसरी इनकी कमी थी यानी जो इनका ड्रॉबैक था वो आपका ये था कि इन्होंने सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रखा। जैसे एग्जाम्पल फॉर को कोबाल्ट, निकेल एंड आयरन। अब देखो आयरन को इन्होंने क्या किया है, जो आयरन है, देखिए आयरन को इन्होंने 7 ग्रुप में रखा है, और जबकि कोबाल्ट और निकेल को इसमें रखा है, फर्स्ट में रखा हुआ है। और जबकि कोबाल्ट, निकेल और आयरन तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में कैसी होती है, सेम। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी कि इन्होंने सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में रखा। मैंने ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन उसके बावजूद इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। जैसे सभी लोग जानते हैं जो मैग्नेट होता है किसका बना होता है, आयरन का होता है, कोबाल्ट का, निकेल का होता है। तो भाई इसका मतलब है तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में कैसी है, सेम है। अगर चार्ज वाइज देखें तो तीनों में चार्ज भी सेम होते हैं, Fe भी 3 पॉजिटिव होता है, कोबाल्ट भी होता है, निकेल भी होता है, तो तीनों 3 पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखो इन्होंने क्या किया, इसको अलग अलग रखा। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। उसके बाद एक और जो इनकी कमी थी वो ये थी कि इन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स को, हाँ, तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि सेम प्रॉपर्टीज में, जैसे एग्जांपल में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो आपस में कैसी है, सेम है, और उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, बीच में कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन से ब्रोमीन को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो जिसकी जबकि प्रॉपर्टीज आपस में कैसी थी, मैच करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो रूल्स को लिए थे वो अपने समय में तो अच्छे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे भविष्य में जो चीजें आएंगी या जो एलिमेंट्स मिलेंगे उसके लिए स्पेस होगा या नहीं होगा। उसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक साथ रख दिया, सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को अलग अलग रख दिए। तो ये सब इनके क्या थे, इनकी प्रॉपर्टीज के ड्रॉबैक थे।
उसके बाद जो सबसे करेक्ट में आया था वो थे एक और, हालांकि ये वाला टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी पे उसके बाद जो एक और आया था वो थे मेंडलीव। ठीक है, जो मेंडलीव थे उनका पूरा नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। ये जो है सबसे बेस्ट, यानी कि अगर देखा जाए अपने समय में तो जो सबसे बेस्ट दिया था वो मेंडलीव ने ही दिया था। ये एक रशियन केमिस्ट थे, इन्होंने सबसे अच्छा बताया था। इन्होंने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट थे उनको एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। रो और कॉलम वाइज भी उन्होंने डिफाइन किया, नॉट ओनली रो, बाकी सब लोगों ने क्या चेक किया, रो वाइज बताया। उन्होंने क्या किया, रो और कॉलम दोनों को ध्यान में रख करके उसको बताया हुआ था कि किस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया जाए कि वो उनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में सेम होनी चाहिए, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के विषय में भी उन्होंने ध्यान रखा कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके हाइड्राइड और जो ऑक्साइड्स फॉर्म है वो कैसे होने चाहिए। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडलीव के विषय में पूरा पढ़ेंगे कि मेंडलीव कौन थे, उन्होंने कैसे उसको अरेंज किया, उसकी पूरी टेबल बना के हम आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने टेबल में क्या कैसे बताया, क्या उनकी अच्छाइयाँ थी और कैसे उनकी टेबल सबसे बेहतर टेबल जो है उस समय में मानी जाती थी। आज के लिए आप लोगों को इतना ही वर्क है, जितना हमने आपको पढ़ाया है इसको नोट डाउन करिएगा और इसको पूरा कॉपी में अपना अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको वीडियो को पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं मेंडलीव को पढ़ने के लिए। हैव अ गुड डे।